हेलो दोस्तों। आप सबको पता है कि भारत में लगभग 30 से 40% आबादी 35 से 40% आबादी शहरों में रहती है। और शहरों में जो आबादी रहती है उसमें नियर अबाउट 50% लोग किराए पे रहते हैं, रेंटर होते हैं। और ये बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी वाला देश है। लगभग हम 150 करोड़ टच कर चुके हैं। बड़े बड़े शहरों में आप साउथ इंडिया चले जाएं, नॉर्थ इंडिया चले जाएं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बड़े शहरों में ये जो किराएदार हैं और जो मकान मालिक हैं, तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है उसको लेके सरकार ने एक लॉ बनाया था, एक्ट 2019 में। पहले से भी है, उसको सुधार करके एक नया ड्राफ्टिंग किया, 2019 में से बनाया गया। फिर उसी लॉ को रिफॉर्म करके और अच्छा बनाया गया ताकि किराएदार, मकान मालिक, उनकी जगह और उनके बीच में कैसे संयम हो, उनके बीच में कैसे रिलेशन हो, किस तरीके से किराया दिया जाए, ये सारी चीज़ों को देख के सरकार ने फिर दोबारा ड्राफ्टिंग किया है और उसका नाम रखा है आपका किराएदार और मकान मालिक अधिनियम, टेनेंट लैंड लॉर्ड एक्ट 2025 ये बना। अब इस पे हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सरकार ने कितनी सारी इसमें आसानी की है दोनों के लिए, एक तो किराएदार के लिए और एक लैंडलॉर्ड मकान मालिक के लिए, और क्या क्या चीज़ें और क्या जरूरी किया है इसमें। कुछ नियम इसमें बहुत ज़रूरी हैं जो आपको जानना है। मैं स्टेप बाय स्टेप इसको आपको समझाने जा रहा हूँ। और ये पूरे हिंदुस्तान के लिए है, हर शहर के लिए है, हर जगह के लिए है जहाँ पे ऐसी कोई समस्या हो किराएदार और मकान मालिक के बीच में। और क्या क्या इसमें नए कानून आए हैं ये जानना जरूरी है, और उन कानून में कौन सी चीज़ें कंपलसरी है, नेसेसरी है, नहीं करेंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी उन पे। दोनों के लिए है, तो देखते हैं। अब इसमें जो ये एक्ट है इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि यह किसी एक टेनेंट लैंडलॉर्ड एक्ट नामक केंद्रीय कानून का आधिकारिक पार्ट नहीं है। साफ साफ लिखा है, क्योंकि ऐसा कोई सिंगल राष्ट्रीय अधिनियम या 2025 में पारित नहीं हुआ है, ये पहले से भी है। इसमें साफ साफ होम रेंट रूल 2025 जारी किए गए हैं जो मौजूदा राज्य कानूनों और मॉडल टेनेंसी एक्ट 2019 को मजबूत करते हैं। इसको इंग्लिश और हिंदी में दोनों कर दिया गया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वही है जो होम रेंट रूल 2025 में है, वो मॉडल टेनेंट एक्ट 2019 का ही रिफॉर्म है, इसी को और मजबूत बनाया गया है। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या है, और ख़ासतौर जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, ऐसे बड़े शहरों के लिए, बेंगलोर के लिए किराएदार और मकान मालिक के लिए ये लॉ है। और इसमें क्या क्या नेसेसरी तो आते हैं। सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें क्या क्या दे रखा है और इसमें क्या क्या जानकारी है, तो मैं बता, हिंदी और इंग्लिश में इसलिए किया है कि दोनों लोगों को कवर किया जाए ताकि लोगों को आसानी से जानकारी हो। इसमें पहले चैप्टर में धारा 1 है, सेक्शन 1 है इसमें। तो इसमें लिखा है नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम को किराएदार एवं मकान मालिक अधिनियम 2025 कहा गया है। जो बच्चे लॉ की तैयारी करते हैं उनके लिए भी है, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं कि ये अधिनियम कब आया और किसके लिए है, ये पूरा का पूरा उनके लिए भी है। तो यहाँ पे भारत के सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और पर लागू होगा, और राज्य अपने अपने नियम बना सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें है कि राज्य इसमें और भी सुधार करना चाहे, स्टेट उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल जो भी हो सुधार करना चाहे तो इसके अंदर कुछ और भी सुधार कर सकते हैं, बना सकते हैं। चैप्टर 1 में ये दे रखा है और ये पूरे के पूरे भारत में अप्लाई हो रहा है। अब देखते हैं सेक्शन 2 में। ये सेक्शन 2 में इसमें डेफिनेशन है कि मकान मालिक कौन होता है और लैंडलॉर्ड कौन होता है। तो साफ साफ लिखा है मकान मालिक वो व्यक्ति है जो भी घर होगा, भवन होगा, उसका स्वामी है या किराया प्राप्त करने का अधिकार रखता है, उसे ही लैंडलॉर्ड कहते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है द ऑनर और पर्सनल लीगली इंटाइटल्ड टू रिसीव रेंट, उसी को कहते हैं मकान मालिक। इसके अलावा किराएदार कौन है? वह व्यक्ति जिसे किराए पर भवन दिया गया है, मकान दिया गया है। किराया क्या होता है? वो पैसा, वो राशि जो किराएदार मकान मालिक को देता है। ये चैप्टर 1 में है। सुरक्षा जमा, सिक्योरिटी डिपॉजिट किसे कहते हैं? यहाँ पे किराए के पहले दिया गया रिफंडेबल धन जो होता है, जो मनी होता है, उसे कहते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये पूरा का पूरा सिस्टम को समझाया गया है इस ड्राफ्ट में, इस एक्ट में। इसके अलावा ई स्टैंप और डिजिटल रजिस्ट्रेशन वाला लिखित समझौता, ये नया चीज़ आया है। डिजिटल रजिस्ट्रेशन इसके अंदर आया, कंपलसरी है, कितने दिन में करना है ये मैं आपको बताऊंगा।
इसके अलावा अध्याय सेकंड, चैप्टर सेकंड में क्या क्या है, इसमें कौन कौन से हैं, तो टेनेंसी एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट क्या है इसके अंदर, और क्या इसमें नेसेसरी है, कंपलसरी क्या क्या है, ये देखिए आप लोग। धारा इसमें हमने सेक्शन 1 और 2 कर लिया, ये चैप्टर 2 में सेक्शन 3 है, चैप्टर 2 में सेक्शन 3 है। इसमें रेंट एग्रीमेंट रिटन में होना चाहिए, रिटन रेंट एग्रीमेंट मैंडेटरी है, एवरी टेनेंसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द रिटन एग्रीमेंट, और ओरल और अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट आर इनवैलिड। यहाँ पे एक वर्ड आया है, यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, मैं पहले आपको बता दूं, हाइलाइटर से देख लीजिए आप लोग, यहाँ अनरजिस्टर्ड, ये वाली लाइन, ये आप ये पूरी लाइन आप चेक कीजिए, एग्रीमेंट इनवैलिड है। अब जब भी रेंट एग्रीमेंट बनेगा वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेक्शन 4 में देखिए, यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी ई स्टैम्प सेक्शन 4 में, और डिजिटल रजिस्ट्रेशन ये आया, सरकार लेके आया है डिजिटल, और ये दोनों के लिए है, किराएदार और लैंडलॉर्ड मकान मालिक के लिए। वो ध्यान देने वाली बात है, किराया जो एग्रीमेंट है वो 60 दिनों के भीतर ई स्टैम्प ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, वरना, और जो भी है, जो भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, और जो हार्ड कॉपी है वो दोनों के पास होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर लीगल इन्फोर्समेंट में नहीं जा पाएगा, ट्रिब्यूनल या कोर्ट में आप ना ही किराएदार ना ही मकान मालिक, ये ध्यान रहे। जैसे एक रेंटर किसी लैंडलॉर्ड के घर जाता है, और जिस दिन एग्रीमेंट, वैसे तो जाते समय ही एग्रीमेंट बिफोर टाइमिंग, या जाते जिस दिन जाते हैं उसी दिन एग्रीमेंट बनवा लेना चाहिए, और ई स्टैम्प और डिजिटल होना चाहिए, और उसको डिजिटलाइज करेंगे विद इन 60 डेज, टाइम भी बाउंडेशन हो गया, देखिए ये हो गया, और ई स्टैम्प डिजिटल रजिस्ट्रेशन और स्टेट पोर्टल पे 60 दिन के अंदर उसको साइनिंग करना है, कंपलसरी है, ये सबके लिए है। अध्याय चैप्टर 3 में हम सेक्शन 5 में आएंगे, जो डिपॉजिट राशि है वो कितनी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे कोई 4 महीने का, कोई 2 महीने का, कोई 1 महीने का डिपॉजिट लेता है, कई जगहों पे तो इस वर्ड को पगड़ी कहते हैं यूपी में, और वो बहुत ज़्यादा लेते हैं, 5 लाख 2 लाख ऐसे 50,000 ऐसे जमा कराते हैं, ठीक है। तो इसको सरकार ने क्या कहा है, इस पर क्या बना है, तो साफ साफ देखिए, जो रेजिडेंशियल फ्लैट है, रहने वाले रेजिडेंशियल आवासीय घर है या फ्लैट है, उनको मैक्सिमम 2 महीने का ही डिपॉजिट करा सकते हैं। साफ साफ देखिए कि मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसको, ये सिर्फ 2 महीने का, मतलब 2 मंथ के लिए करा सकते हैं रेजिडेंशियल, ये देखिए जो भी 2 मंथ, ओनली 2 मंथ, और जो कॉमर्शियल है वो 6 मंथ के लिए है, ये देखिए 6 मंथ, 6 महीने के लिए। तो ये क्लियर हो गया इस वाले में, ये मतलब ये हो गया, कोई भी लैंडलॉर्ड किराएदार से 2 महीने से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं करा सकता, उससे कम करा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं करा, और किराएदार को भी मिनिमम 2 महीने करने पड़ेंगे, मतलब दोनों तरफ से बहुत अच्छी है। सेक्शन 6 में जमा की वापसी जो होता है, रिफंड ऑफ डिपॉजिट जो किया गया है वो कैसे करना है, इसमें देखिए जैसे मकान खाली करते हैं या जब जमा करते हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, किराएदार द्वारा मकान खाली करने के 30 दिन के भीतर जमा राशि लौटाना अनिवार्य है। जैसे कोई किराएदार है जो डिपॉजिट किया है, जो भी है 2 महीने का या 6 महीने का, जब वो खाली करता है तो जो लैंडलॉर्ड है उसको 30 दिन के अंदर उसका पैसा वापस देना है, नहीं तो फिर लीगली कार्रवाई होगी। और केवल वास्तविक नुकसान बकाये किराए की कटौती की जा सकती है। मान लीजिए अब कोई खाली कर रहा है और डिपॉजिट कर रखा है, तो जो नुकसान हुआ है, रियल में नुकसान हुआ, उसे कटिंग करके, या जो किराया बाकी है कटिंग करके उसको वापस करना कंपलसरी हो गया। अब चैप्टर 4 में हम क्या है, इसमें सेक्शन 7 में जो भी ये नई चीज़ आई है, ये बहुत ही शानदार है, ये सभी किराएदार और सभी लैंडलॉर्ड के लिए ये सबसे बड़ी, सबसे अच्छा कानून है मेरी नज़र में, तो ये बहुत अच्छा है। आप कमेंट करके बताइए कि जो भी हम किराया देते हैं वो ऑनलाइन होना चाहिए, ये साफ साफ लिखा है, ऑनलाइन होना चाहिए, यूपीआई इसके थ्रू करिए, बैंक ट्रांसफर कीजिए, डिजिटल भुगतान कीजिए, ये देखिए डिजिटल भुगतान स्वीकार करना अनिवार्य है, साफ साफ दे रखा है, लैंडलॉर्ड मस्ट बी एक्सेप्ट रेंट वाया यूपीआई बैंक ट्रांसफर डिजिटल वॉलेट
कैश पेमेंट हो सकता है जब दोनों के बीच में सहमत हो, जानकारी और सहमत से कैश पेमेंट करेंगे। तो कैश पेमेंट है वैलिड ओनली म्यूचुअल कंसेंट से, देखिए, और रिटर्न वो भी। लेकिन अगर हम रेंट दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, तो उसका रिसिप्ट भी लेना है। नहीं रिसिप्ट लेंगे तो रेंटर के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अध्याय 5 में और हम सेक्शन 8 पढ़ते हैं, किराया बढ़ाने के नियम। अक्सर क्या होता है, साल भर में 11 महीने का कई जगहों पे होता है, कई 1 साल का होता है, लोग किराया बढ़ाते हैं। तो किराया बढ़ाने का तरीका क्या है और कैसे करना है? तो किराया वृद्धि केवल लिखित नोटिस के माध्यम से ही की जा सकती है। सामान्यतः 90 दिन का नोटिस आवश्यक है। अगर मकान मालिक को किराया बढ़ाना है तो ये प्रोसीजर के थ्रू, ऐसा नहीं आके बढ़ा दिया कि हो गया। 90 दिन का वो टाइम देगा कि मैं किराया बढ़ाऊंगा, और अगर किराया बढ़ाना है और उसको एक्सेप्ट करता है, रेंटर को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर अगर वो ओके कर दिया तो 90 दिन के बाद किराया बढ़ जाएगा। और इसमें जो होता है, अगर एग्रीड परसेंटेज ऑफ द इंक्रीजेस मस्ट बी मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मेंशन होना कंपलसरी है। ये भी अच्छा है कानून। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या झगड़ा होता है, जो भी किराएदार हैं, मकान में कुछ टूट फूट जाता है या कोई एक्स्ट्रा चीज़ हो जाती है, दोनों साइड से होता है। कुछ भी टूट जाए तो मकान मालिक कहता तुम रहते तुम बनाओ, और किराएदार कहता है आपकी ड्यूटी है। कभी कभी क्या होता है, बल्ब टूट गया, बल्ब फ्यूज हो गया, या कोई और प्रॉब्लम हो गई, बिजली का शॉर्ट सर्किट या कोई और हो गया, गैस वैस की लीक हो गया, तो इसमें भी रेंटर मकान मालिक को प्रेशर बढ़ाता है। और कभी कभी बाथरूम या और चीज़ें खराब हो जाती है, दीवार, तो उस समय लैंडलॉर्ड कहता है कि भाई तुम रहते हो तुम बनवाओ। तो इसको सरकार ने छुटकारा दे दिया। देखिए कितना शानदार तरीके जिम्मेवारियाँ हैं। देखिए बहुत साफ साफ, जो भी मकान में टूट फाट होगी, मुख्य संरचना, दीवारें, छत, पाइपलाइन, बिजली व्यवस्था मकान मालिक की जिम्मेवारी है। कमाल की बात है ये। और बड़े मरम्मत कार्य 30 दिनों के भीतर कराने होंगे। बड़े ये 30 दिनों के भीतर कराने होंगे। ये सब कुछ दे रखा है। ये सारी की सारी चीजें मकान मालिक की जिम्मेवारी है। अब जो रेंटर है उसकी क्या जिम्मेवारी है, वो भी तय होना चाहिए। तो देखिए, घर को सामान्य स्वच्छ अवस्था में रखना, सफाई वफाई, ये मतलब जनरल बात है, ये तो होना ही चाहिए। इसके अलावा छोटे मोटे नुकसान की मरम्मत करना वो रेंटर का काम है। तीसरा है, बिना अनुमति के संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकता रेंटर। अब छोटे मोटे काम हो गया कि जो भी हल्का फुल्का कोई टूट गया, कुछ हो गया, तो वो मेजर जो होगा पार्ट वो लैंडलॉर्ड के करना है। ये लॉ है, ये कोई मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ये भारत सरकार ने 2025 में इसे एक्ट बनाया है इसमें। अब देखिए, जो चैप्टर 7 है उसके अंदर जो प्रवेश नियम है, इसमें एंट्री गाइडलाइन कैसा है। मकान मालिक किराएदार की अनुमति के बिना घर में प्रवेश नहीं कर सकते। ये पहले भी था। और दोस्तों ये मकान मालिक किराएदार की बिना अनुमति, ये पहले लॉ था, ये तो मैंने आपको बता दिया। और मकान मालिक लैंडलॉर्ड सिर्फ केवल निरीक्षण मरम्मत के लिए 24 घंटे पहले सूचना देना जरूरी है। 24 घंटे पहले बताएगा कि ये चीज़ें बनवानी है या ये काम करना, तभी वो मकान के अंदर एंट्री कर सकता है, और नहीं तो पहले पूछना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट परमिशन आप नहीं जा सकते। ये अब चैप्टर 8 में इविक्शन, मतलब जो रेंटर है उसको कैसे निकाला जाएगा, क्या प्रोसेस है, तो इसमें साफ साफ दे रखा है। किसी भी स्थिति में किराएदार को अचानक घर खाली करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। किसी भी स्थिति में साफ साफ दे रखा है, नो टेनेंट कैन बी एविक्टेड विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर। ये बेहतरीन है, आप नहीं कर सकते। अब किसी भी स्थिति का मतलब, अगर वहाँ पे अनवांटेड कोई वर्क हो रहा है, देशद्रोह का काम हो रहा है, चाहे कोई ऐसी चीज़ें हो रही है असामाजिक, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे नॉर्मल स्टेज की बात है कि 1 महीने का किराया नहीं दिया, आके कहा कि खाली करो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। एक्सट्रीम पे तो करवा सकते हैं, वो भी सरकार के हस्तक्षेप, पुलिस और अथॉरिटी के प्रेजेंस में। तो ये देखिए साफ साफ दे रखा है। और अगर आपको खाली करवाना किसी ज़रूरत की वजह से, तो 3 महीने का न्यूनतम मिनिमम लिखा है, मिनिमम 3 महीने का रिटर्न में आपको नोटिस देना पड़ेगा। जब तक आप 3 महीने पहले उसे इन्फॉर्म नहीं करेंगे, वो भी रिटर्न में। अब आ जाइए सेक्शन 13, ग्राउंड ऑफ एविक्शन। ये दे रखा किस बिहाफ पे आप उसको कर सकते हैं। तो किराया न देना, मकान का नुकसान और जो एग्रीमेंट का उल्लंघन करना, मकान मालिक का स्वयं का उपयोग, इस पर करा सकते हैं। लेकिन ये भी 3 महीने के नोटिस पे। अगर मकान मालिक को खुद रहना है कि मुझे भाई अब रहना है, मकान खाली कर दीजिए, तो वो करा सकता है। ठीक है। सेक्शन 14,
बिजली पानी ये सबसे खतरनाक है। मैं कई बार ऐसे चीज़ें देख चुका हूँ कि मकान मालिक क्या करता है कि परेशान होने की वजह से बिजली पानी को कट कर देता है, और ये इलीगल है और उनको सज़ा होगी इस पर। देखिए साफ साफ है, बिजली पानी काट कर किराएदार को परेशान करना अवैध है और ऑफेंस भी है, और दंड, जुर्माना और अदालत कार्रवाई संभव इस पर। ये इलीगल प्रोसेस है। सभी लैंडलॉर्ड को ये देखना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। अध्याय 9, चैप्टर 9 में किराया किराया प्राधिकरण, मतलब जो भी डिस्प्यूट है उसे कैसे सॉल्व करें। तो साफ साफ लिखा है, प्रत्येक जिले में रेंट अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल बनेगा। ये सरकार प्रोसीजर अभी स्टार्ट करेगी। हर जिले में इसका एक कोड बनाया जाएगा, ट्रिब्यूनल, जो रेंट किराए के लिए है। साफ साफ रेंट अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल बनेगा। किराया विवाद, जमा राशि विवाद, मरम्मत विवाद को सुलझाया जाएगा। और इसमें भी डेट फिक्स है, ऐसा नहीं कि बहुत डिले होगा। ये सब रेंट, डिपॉजिट, रिपेयर, इविक्शन, ये सब कुछ उसमें आएगा। इसके मामलों का फैसला 90 दिन के अंदर ये करना है कोर्ट को। 90 दिन से ज़्यादा नहीं ले जा, और उस दौरान किराएदार को आप निकाल नहीं सकते। अध्याय 10, चैप्टर 10, इसमें जो भी एग्रीमेंट का उल्लंघन करेगा, चाहे किराएदार करे या मकान मालिक करे, अनुबंध न बनाना, अगर किराएदार या मकान मालिक दोनों मिलकर एग्रीमेंट नहीं करते हैं तो उन पर जुर्माना लगेगा 5000 से 25,000 तक, 5,000 से 25,000 तक जुर्माना लगेगा। मतलब अब बिना एग्रीमेंट के कहीं पर भी, किराएदार को भी बता रहा हूँ और लैंडलॉर्ड जो मालिक है, मकान मालिक, उन दोनों को बात साफ साफ कह रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने जाकर कह दिया कि उनका किराएदार रहता है और उनके पास एग्रीमेंट नहीं है, तो देखिए जुर्माना लगेगा। जमा सीमा का उल्लंघन करने पे 3 गुना जुर्माना लगेगा। अवैध बेदखली, दंड प्लस मुआवजा, ये दे रखा है पूरा का पूरा कि क्या इसमें प्रोसीजर है। दोस्तों मैं आपको ये समझा रहा था कि जो सरकार ने 2025 में रेंट और लैंडलॉर्ड जो एक्ट बनाया है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि सरकार इस पर सख्ती करने जा रही है। हर जिले में ट्रिब्यूनल या रेंट डिस्प्यूट कोर्ट बनाएगी, उसे हम ट्रिब्यूनल भी कहते हैं, और 90 दिन के अंदर निपटारा करेगी उसका, जो भी हो, जो भी प्रॉब्लम है दोनों के बीच में। और अगर इस पर आप सीरियस नहीं होते हैं, और 60 दिन के अंदर जो भी रेंट एग्रीमेंट है ई स्टैम्प पर उसे डिजिटल करना है ताकि ऑनलाइन हो जाए। सरकार को अगर पता नहीं हो तो ये अपराध भी है, इसमें सज़ा भी है, 3 गुना फाइन है, पहले ही बता दे रहा हूँ। और कोई भी पूरे हिंदुस्तान में कोई भी किराएदार बिना रेंट एग्रीमेंट का नहीं रह सकता, या लैंडलॉर्ड किसी भी किराएदार को बिना एग्रीमेंट के नहीं रख सकते। तो ये आपको जानकारी थी, जो एक्ट आया है। अब इसी तरीके से नई नई जानकारी, नए नए कानून के बारे में मैं बताता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी कानूनी जानकारी लेनी है तो हमारा मेल दे रखा है, कोई भी चीज़ पूछताछ करनी है मेल भी कर सकते हैं, और कोई चार्ज नहीं है इसका, सिर्फ और सिर्फ अवेयर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन बेस ये वीडियो है। और आप जितना शेयर और हमें सपोर्ट करेंगे उतना ही हम अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, ताकि आपको देश का कानून, देश का संविधान आए। देश को सुरक्षित रखिए, सजग रहिए। जय हिंद, जय भारत।